प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, समझा। आर और आर में क्या डिफरेंस होता है और कुछ बेसिक चीज़ें देखी। स्क्रीन नंबर 1, 2, 3, 4 इनको जो है वो एडजस्ट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। आज हम पढ़ेंगे इन 4 स्क्रीन्स के बारे में। ये 4 स्क्रीन्स क्या हैं और इनका काम क्या है। आर चूंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कल की डेफिनेशन में हमने देखा। मैं यहाँ पे आपके पास सामने मैंने एक वर्ड लिखा है हैशटैग। हैशटैग का मतलब है हेडिंग। चूंकि आर एक लैंग्वेज है तो हमने इसकी वोकेबलरी भी सीखनी है। तो जहाँ पे आपको हैशटैग लिखा हुआ नजर आए, इसका मतलब है हेडिंग, कमेंट्स, नोट्स। ऐसी लाइन जो हैशटैग के साथ स्टार्ट हो वो आर को नजर नहीं आती। मसलन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्क्रीन नंबर 1। तो इसको आमतौर पे हम हैशटैग को नंबर साइन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि ये मैंने स्क्रीन नंबर लिख रहा हूँ तो इसलिए मैंने ये हैशटैग लगाया है। हैशटैग का मतलब है कि मैं यहाँ पे नोट्स लिख रहा हूँ, हेडिंग्स लिख रहा हूँ। दोबारा न्यू लाइन पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्क्रीन नंबर 2, दोबारा हैशटैग स्क्रीन नंबर 3, हैशटैग स्क्रीन नंबर 4। आपने भी अंडरस्टैंड करना है, आपने मेरे साथ कोई वर्क नहीं करना भी। जब मैं आपसे कहूँगा फिर आपने मेरे साथ वर्क करना है। फर्स्ट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आपने सेलेक्ट ऑल करना है और डिलीट कर देना। अच्छा, यहाँ पे अब मैं एक और लाइन लिख रहा हूँ 5+5। अब देखें इसका कलर जो है ना ये ब्लू कलर का है, और जो मैंने हैशटैग के साथ लाइन लिखी है ये ग्रीन कलर में। मैं ये फर्स्ट लाइन को रन करता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये रन का बटन है साइड पे, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, इसने मुझे ये वाला कोड रन करके दे दिया। बाकी इसने सारी लाइनें इग्नोर कर दी। इसका मतलब ये है कि ऐसी लाइन जिसके साथ हैशटैग लिखा हुआ है या हैशटैग लगा हुआ है वो आर को नज़र नहीं आती। देखे ना, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, इसको रन करता हूँ, कोई आंसर अपीयर नहीं हुआ स्क्रीन नंबर 2 पे। इसका मतलब है आर को ये लाइन नज़र ही नहीं आई। लेकिन मैं जैसे यहाँ पे टाइप करता हूँ 5+4, अब इसका कलर है ब्लू। इसको रन करता हूँ, ये आर को नज़र आ गई, इसने आर ने मुझे इसका रिस्पॉन्स कर दिया है। और अगर मैं एक और लाइन टाइप करता हूँ हैशटैग के साथ 8+9, ये हैशटैग के साथ है, इसको रन करता हूँ, आर ने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसको मैं रन करता हूँ हैशटैग के बगैर, तो उसने मुझे आंसर कर दिया है। नेक्स्ट, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आर सिर्फ उसी लाइन को रीड करेगा जो हैशटैग के बगैर होगी। जो हैशटैग के साथ लाइन है वो हमारे लिए है, हमारे नोट्स होंगे, हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, गाइडलाइंस होंगी, हिंट्स होंगे, हेडिंग्स होंगी। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, स्क्रीन नंबर 2 भी मैंने क्लीन कर दी। अच्छा, अब इन स्क्रीन्स के नंबर के साथ साथ, ये कल आपको मैंने बताया था, ये स्क्रीन नंबर 1 है, ये स्क्रीन नंबर 2 है, स्क्रीन नंबर 3, स्क्रीन नंबर 4।
अब इनके नंबर के साथ साथ इनके स्पेसिफिक नेम भी हैं। मसलन स्क्रीन नंबर जो 1 है इसका नेम है स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2 का नाम है कंसोल। स्क्रीन नंबर 3 का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट। और स्क्रीन नंबर 4 का नाम है, सॉरी, स्क्रीन नंबर 4 का नाम है प्लॉट, या आप इसको पैकेजेस स्क्रीन भी कह सकते हैं, पैकेजेस। फर्स्ट स्क्रीन का नाम स्क्रिप्ट फाइल, कंसोल, ग्लोबल इन्वायरमेंट, प्लॉट। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ग्लोबल इन्वायरमेंट में देखें तो आपने स्क्रीन नंबर 3 पे आ जाना है। जब मैं आपसे कहूँ स्क्रीन नंबर 3 पे देखें तो आपने ये ग्लोबल इन्वायरमेंट वाली स्क्रीन पे आ जाना है। अब इन स्क्रीन्स के कुछ स्पेसिफिक काम भी हैं। मसलन स्क्रीन नंबर 1, इसको हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, यानी यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट क्या है? जो हम आर से कन्वर्सेशन करते हैं, आर से जो हम बातचीत करेंगे वो हम लिख के करेंगे, तो उसे हम कहेंगे स्क्रिप्ट। मसलन मैंने यहाँ पे आर से कहा कि मुझे 5+5 करके दो। मैं इसको रन करता हूँ। अभी जो मैंने लाइन लिखी है ना, 5+5, ये आर की ज़ुबान में है। ठीक है। तो आर की ज़ुबान कोई मुश्किल नहीं है। सेम इंग्लिश, बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के हैं, बहुत सारे मैथमेटिक्स के हैं, सारे मिलते जुलते हैं। इसने मुझे इसका आंसर कर दिया। अब ये आर लैंग्वेज में मैंने इसे कहा है, तो मैंने स्क्रिप्ट राइट किया स्क्रीन नंबर 1 पे। स्क्रीन नंबर 2 जो है ये कंसोल है, ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है। रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है किस फॉर्म में? टेबल की शक्ल में, पैराग्राफ की शक्ल में, सेंटेंस की शक्ल में। स्क्रीन नंबर 3, ये भी हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है। किस फॉर्म में? डाटा की फॉर्म में। स्क्रीन नंबर 4, ये भी हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन प्लॉट की फॉर्म में। अब स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, तो ये इनपुट स्क्रीन हुई। इनपुट स्क्रीन। स्क्रीन नंबर 2 जो है ये आउटपुट स्क्रीन है, क्योंकि ये हमें आउटपुट दे रही है। आउटपुट स्क्रीन। इसी तरह स्क्रीन नंबर 3 भी आउटपुट स्क्रीन है। स्क्रीन नंबर स्क्रीन नंबर 4, ये भी आउटपुट स्क्रीन है। स्क्रीन नंबर 1 इनपुट स्क्रीन, 2 भी आउटपुट स्क्रीन, 3 भी आउटपुट स्क्रीन, 4 भी आउटपुट स्क्रीन। अब इनकी आउटपुट डिफरेंट है। अगर आपकी आउटपुट है पैराग्राफ की शक्ल में, सेंटेंस की शक्ल में, या टेबल की फॉर्म में, तो वो अपीयर होगी स्क्रीन नंबर 2 पे। अगर आउटपुट है डाटा की फॉर्म में, आपके पास एक्सेल की फाइल जनरेट हो रही है, पीडीएफ की फाइल जनरेट हो रही है, तो वो अपीयर होगी स्क्रीन नंबर 3 में। और अगर आपका जो आउटपुट है वो ग्राफ की शक्ल में है, तो वो अपीयर होगी स्क्रीन नंबर 4 में। मैं अब आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करके दिखाता हूँ। सॉरी, नवीस साहब को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपकी साइड पे? मे भी उनकी साइड पे इशू हो। ओके, थैंक यू। मे भी शायद इंटरनेट का इशू हो उनकी साइड पे, या उस वक्त आई थिंक 3-4 मिनट पहले का मैसेज है उनका। सर कंफर्म कीजिएगा, अब आवाज़ क्लियर है? नवीद हुसैन साहब। ओके।
अच्छा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि इनकी वर्किंग क्या है। पहले आते हैं स्क्रीन नंबर 1 पे। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट कर रहा हूँ। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा, ये सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ आयरस, ये सिलेक्ट करता हूँ। अब देखें ना, ये हमें सुजेशन दे रहा है, हमें कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कर रहा है, हमारे काम को आसान बना रहा है। यही काम हम आर पे भी कर सकते हैं, लेकिन आर हमारे काम को डिफिकल्ट कर देता है। तो वो मोस्टली प्रोग्रामर्स के लिए है, जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनके लिए वो एक ही पेज होता है, वो प्रोग्रामिंग लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं। किसी ऐप डेवलपमेंट के लिए, तो डेटा एनालिसिस के लिए आर स्टूडियो बेस्ट है। मैं इसे रन करता हूँ। ये रन हो गया। अब इसकी जो आउटपुट है ना, वो अपीयर हुई स्क्रीन नंबर 3 में। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा कि डाटा की फॉर्म में जो आउटपुट अपीयर होगी वो स्क्रीन नंबर 3 में अपीयर होगी। ये देखें, आयरस का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट राइट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ str। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आयरस, को रन करता हूँ। अब ये देखें, ये टेबल की फॉर्म में है या पैराग्राफ की फॉर्म में है। तो ये अपीयर हुआ रिजल्ट इसका स्क्रीन नंबर 2 में। अब मैं एक और स्क्रिप्ट राइट करता हूँ, प्लॉट आयरस। इसकी आउटपुट जो है वो ग्राफ की फॉर्म में है, तो ये अपीयर हो रहा है स्क्रीन नंबर 4 पे। तो स्क्रीन नंबर 1 इनपुट स्क्रीन है, स्क्रीन नंबर 2 3 4 आउटपुट स्क्रीन है। स्क्रीन नंबर 2 पे अपीयर होगा रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, सेंटेंस या पैराग्राफ। स्क्रीन नंबर 3 पे रिजल्ट अपीयर होगा डाटा की फॉर्म में। और स्क्रीन नंबर 4 पे रिजल्ट अपीयर होगा प्लॉट की फॉर्म में। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट में क्लियर टाइप कर दें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इस स्टेप पे। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। वर्किंग डायरेक्टरी कैसे क्रिएट की जाती है और क्यों क्रिएट की जाती है? पहले मैं आपको उसकी तारीफ बता दूं। वर्किंग डायरेक्टरी एक्चुअली एक फोल्डर है जिसमें आर प्रोजेक्ट की एक फाइल होती है। आमतौर पे हम जो फोल्डर क्रिएट करते हैं वो एम्प्टी होता है, लेकिन आप आर में रहते हुए अगर कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसमें आर की एक फाइल होती है। तो उस फोल्डर को हम कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। आसान अल्फाज में एक फोल्डर ही है। आर की ज़ुबान में इस वर्किंग डायरेक्टरी को हम फोल्डर कहते हैं। सॉरी, फोल्डर को वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। अब ये क्रिएट कैसे की जाती है? क्रिएट करने के लिए अब आप लोग मेरे साथ वर्क करेंगे। आपने आ जाना स्क्रीन नंबर 3 पे, तो आप पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 3 पे आए। यहाँ पे आपको कॉर्नर पे ना, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है हिना पाकिस्तान डाटा। आपके पास यहाँ पे लिखा होगा प्रोजेक्ट नन, या कुछ और लिखा होगा। मुझे कंफर्म कीजिएगा तमाम पार्टिसिपेंट, क्या यहाँ पे शो हो रहा है आपके पास?
जूम चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा। प्रोजेक्ट नन, यानी यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट नन शो हो रहा है। अब आपने प्रोजेक्ट नन पे ना क्लिक करना है। आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, जितने भी आपने फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं ना, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होगी। अभी तक चूंकि आपने जीरो से स्टार्ट किया है, या मे भी कुछ लोग पहले से इस पे वर्क कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की होगी। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना न्यू प्रोजेक्ट पे। इस पे क्लिक करें। आपके पास एक पेज ओपन होगा। वो आपसे पूछेगा कि क्या आप इनको सेव करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ यस, सेव सिलेक्टेड। फिर मुझे कह रहा है कुछ फाइल्स में रिमूव हो चुकी है। मैं कहता हूँ ओके। इन फाइल्स को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ इसे। न्यू प्रोजेक्ट, डोंट सेव। अब मेरे पास एक और पेज ओपन हो गया। कंफर्म करें आपके पास न्यू पेज ओपन हो रहा है। हादम साहब, आप ना स्क्रीन नंबर 4 पे फाइल के बाद एक बटन है प्लॉट, आप प्लॉट पे क्लिक कर दें। डेटा वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। स्क्रीन नंबर 4 पे फाइल, प्लॉट, पैकेज ये बटन बने हुए हैं ना, प्लॉट पे क्लिक कर लें। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट ये वाला पेज आएगा, जिसमें तीन ऑप्शन है आपके पास। न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, या वर्जन कंट्रोल। अब चूंकि हमारे पास पहले से डायरेक्टरी मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। न्यू डायरेक्टरी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, आपके पास अगेन बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आपने सेलेक्ट करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। इस पे क्लिक करें। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप इस फाइल का नाम क्या रखना चाह रहे हैं, इस फोल्डर का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तुम्हारा बैच है 107, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ बैच 107। उसके बाद नीचे बटन है ब्राउज का, इस पे आप क्लिक करें। जिस लोकेशन पे आप ये फोल्डर बनाना चाह रहे हैं वो लोकेशन प्रोवाइड कर दें। मैं डेस्कटॉप पे बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूँगा और ओपन के बटन पे क्लिक करूँगा। मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे देखें, अगेन तीन स्क्रीन शो हो रही हैं। और अगर आप ये मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। और हादम हुसैन साहब, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपको आपकी स्क्रीन पे गाइड कर सकूं। मैंने आपकी स्क्रीन लो कर दी है और माइक भी लो कर दिया है। जिनके पास डन हो चुके हैं वो डन टाइप कर दें। हादम हुसैन साहब, आप यहाँ पे क्लिक करें, प्रोजेक्ट नन पे स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ। सर स्क्रीन नंबर 3 पे आइएगा। हादम हुसैन साहब, काइंडली स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ। ये प्रोजेक्ट नन पे क्लिक करें।
और माइक भी ओपन करें अपना। सर माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। सर ये आपको प्रोजेक्ट नान शो हो रहा है? सर स्क्रीन ये सामने के तीसरी तीसरी पे सर। जी। नहीं ये सर ये। ये सर कॉर्नर पे देखें, ऊपर मैंने सर्कल भी लगाया हुआ है। अच्छा सॉरी सर, जी सर। हाँ, ये लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नान। इस पे क्लिक जी करें। सर। न्यू प्रोजेक्ट जी पे सर। क्लिक करें। ठीक हो गया सर, थैंक यू। उसके बाद आ जाएं, आज ये आपसे पूछ रहा है कि इसको सेव करना चाह रहे हैं। अगर तो आपका ये इंपॉर्टेंट डाटा है तो आप सेव कर लेंगे, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, जस्ट रा डाटा है, तो आप इसे डोंट सेव कर दें। ठीक हो गया सर, तो अब मैं डोंट इसमें डोंट सेव करूँ? डोंट सेव करें। जी सर। ठीक है। अब वेट करें। जी सर। न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करना है आपने। ठीक हो गया सर। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे आप डायरेक्टरी का नाम रख लें, बैच 107। तो ब्राउज के सर बटन पे क्लिक करें। ब्राउज के बटन पे लोकेशन बता दें कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। सर डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें, सामने मिल जाएगा इजीली आपको। जी सर। ओपन पे तो क्लिक ये करें। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। थैंक यू सर। अब आपके पास न्यू वर्किंग डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है। अब ये मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करें तो 4 स्क्रीन आपके पास शो हो जाएंगी। मैक्सिमाइज सर। ये स्क्रीन नंबर 1 पे देखें ना, ये सर्कल सम लगाया सर। मैंने। सर ये जी स्क्रीन सर। नंबर 1 पे। आप तो ऑलरेडी वर्क कर नहीं रहे इस पे, आर पे। नहीं सर, वर्किंग तो कोई नहीं मैंने की। ये स्क्रिप्ट वगैरह देख रहा हूँ मैं आपके लिखे हुए। ये वाला नीचे वाले सर, स्क्रीन 2 पे। नहीं सर, पहले आ रहे थे ना, अभी तो वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो गई है ना। यहाँ पे कोई बिजनेस के कोई स्क्रिप्ट लिखे हुए थे आपने, या नहीं किसी सर और का वो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं? लैपटॉप मेरा है, मैंने ये एक डेमो सेशन आपका पहले अटेंड किया था, तो उस वक्त इंस्टॉल किए थे। मे भी वैसे वैसे हो गए, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। ओके ओके। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ अब। जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पैकेज क्या होते हैं। व्हाट इज पैकेज? पैकेज आर लैंग्वेज का एक वर्ड है। इसका मतलब है मशीन। इसका मतलब है टूल। इसका मतलब है डिवाइस या मशीनरी। अगर आप अपनी डेली लाइफ की चीज़ों को नोट करें, वर्किंग को नोट करें, तो आप देखेंगे तकरीबन 95% हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें किसी न किसी टूल की ज़रूरत होती है। आप सफ़र करना चाह रहे हैं, आपको गाड़ी की ज़रूरत है। गाड़ी एक टूल है। आप अपनी लैब में वर्क कर रहे हैं, आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि एक सैंपल है, इसका आप टेम्परेचर फाइंड करें। उसके लिए आपको थर्मामीटर रिक्वायर्ड है। अब थर्मामीटर क्या है? एक टूल है, एक डिवाइस है, एक मशीन है। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं आप कॉल करें किसी को। आपका मोबाइल फ़ोन एक डिवाइस है। वो कहते हैं कि ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं, प्रिंट आउट कर लें। प्रिंटर एक डिवाइस है, मशीन है। इवन कि अभी हम जूम पे कनेक्टेड हैं, तो हम जो है वो बहुत सारे टूल यूज़ कर रहे हैं। लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, माइक यूज़ कर रहे हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये तमाम क्या है?
डिवाइसेस हैं। अब जिस तरह हमारी डेली लाइफ में काम करने के लिए हमें मुख्तलिफ टूल रिक्वायर्ड हैं, इसी तरह आर पे भी काम करने के लिए हमें डिफरेंट टूल रिक्वायर्ड हैं। मसलन मैं एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि, बल्कि मैं यहाँ पे आप लोगों का माइक ओपन कर लेता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ 2-3 मिनट की। उसी स्टोरी को अगर आप समझ जाएं तो वही स्टोरी सारी आर पे अप्लाई होती है। हादम हुसैन साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। सर आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर फाइनेंस। फाइनेंस, ठीक है। सर फर्ज करते हैं कि आप ना, सॉरी, सर फर्ज करते हैं कि आप ना पीएचडी कर रहे हैं फाइनेंस में, ठीक है। जी सर। और आज आपका फर्स्ट डे है आपके सुपरवाइजर के साथ और आपकी यूनिवर्सिटी में, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं और फॉरेन यूनिवर्सिटी में सुपरवाइजर ही सब कुछ होता है। तो आप सुपरवाइजर के साथ बैठे हुए हैं उसके ऑफिस में, ठीक है। अब जी आपके सर। सुपरवाइजर आपको ना एक यूएसपी देते हैं। वो कहते हैं कि ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं, इनको इनका प्रिंट निकाल के लाएं। आप क्या करेंगे? सर यूएसबी अटैच करूंगा कंप्यूटर के साथ और फिर कमांड दूंगा प्रिंट की। वो तो आप तब टाइप करेंगे जब आपको पता होगा कि कंप्यूटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, प्रिंटर कहाँ पे पड़ा हुआ है। आपका तो फर्स्ट डे है, आपको आपके सुपरवाइजर के ऑफिस के अलावा कोई चीज़ का नहीं पता। जी सर। तो पहला क्वेश्चन जो फौरन आपके माइंड में आएगा कि वही इसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। मशीन मशीन कौन सी यूज़ करनी है मैंने? प्रिंटर यूज़ करना है, स्कैनर यूज़ करना है, लैपटॉप यूज़ करना है, मशीन कौन सी यूज़ होगी, यानी टूल कौन सा यूज़ होगा? जी सर, एक लैपटॉप या कंप्यूटर और फिर प्रिंटर। हाँ, ठीक है। आप ये ज़ाहिर है इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। जी सर। तो ये क्वेश्चन आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसके लिए मैंने कौन सा टूल यूज़ करना है। आपका आपके माइंड में फ़ौरन इसका आंसर आ जाएगा जी, प्रिंटर। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए फ़ौरन, अब एक चीज़ का तो आंसर आपको मिल गया, अब दूसरा आंसर, क्या प्रिंटर हमारे ऑफिस में अवेलेबल है? प्रिंट तो आप तभी उसका ले सकेंगे ना जब वो आपके ऑफिस में अवेलेबल होगा। जी सर। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसका प्रिंट नहीं ले सकते, बिल्कुल सर। ठीक है। तो फिर अब आपके पास पहला क्वेश्चन है कि टूल कौन सा यूज़ होगा, उसका आंसर आपके पास है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्या प्रिंटर अवेलेबल है हमारे ऑफिस में? अब आपको तो नहीं पता अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि आज आपका जी फर्स्ट सर। डे है। आप अपने सुपरवाइजर से पूछेंगे, सर क्या हमारे ऑफिस में प्रिंटर अवेलेबल है? इस स्टोरी को ना सबने गौर से सुनना है, इसी स्टोरी पे आर वर्क करता है। ये सारे स्टेप आपने याद रखने हैं, ठीक है। पहला स्टेप, उन्होंने आपको टास्क दिया, फौरन आपके माइंड में दो क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 1, टूल कौन सा यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या वो टूल अवेलेबल है? अब आपको टूल का नेम तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये टूल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। आप अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं, वो आपको दो आंसर करता है, दो में से एक आंसर करेगा, या तो कहेगा यस हमारे पास अवेलेबल है, या वो आपसे कहेगा कि नहीं हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वो आपको एक और आंसर भी कर सकता है। वो कह सकता है कि ठीक है, मुझे नहीं इसका आइडिया, आप जाएं क्लरिकल ऑफिस में, वहाँ से आप पता कर लें, या आप जो ऑफिस का जो एडमिन का होता है हेड, या ऑफिस बॉय जो होता है, उससे जाके पूछ लें कि प्रिंटर अवेलेबल है या नहीं। आप जाते सही। हैं
ऑफिस बॉय के पास, यहाँ क्लरिकल ऑफिस, वहाँ से पूछते हैं कि सर ने मुझे ना ये प्रिंटिंग के लिए यूएसबी दी है, क्या हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल है? अब वो आपको दो आंसर प्रोवाइड करेंगे, सॉरी, दो में से एक आंसर प्रोवाइड करेंगे। या तो वो आपसे कहेंगे कि यस हमारे पास प्रिंटर है, या वो आपसे कहेंगे कि नो हमारे पास प्रिंटर नहीं है। अगर आपका आंसर है यस, फिर आप क्या करेंगे? प्रिंटर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद उस पर आप वर्क करेंगे जो आपने वर्क करना है, प्रिंट लेंगे और अपने सुपरवाइजर के पास चले जाएंगे। ठीक है। अगर आपका आंसर है नो, अब आप क्या करेंगे? जी सर। सर फिर नेक्स्ट मार्केट या कहीं से भी वो टूल नहीं, मैं सर्च करूँगा। आपने वापस आना है अपने सुपरवाइजर के पास। ये ना हो गया आप मार्केट चले जाएं और आपके सुपरवाइजर कहें साथ वाले रूम में प्रिंटर पड़ा हुआ सही हो गया सर, ठीक हो गया, समझ आ गई है। है ना? जी सर, आर से यानी हमने वो फैसिलिटीज ढूंढनी है। यूनिवर्सिटी में मोस्टली हम सुपरवाइजर के बगैर नहीं चल सकते ना, हर जी चीज़ जी। उनको पहले बता के फिर हमें वर्क करना पड़ता है, क्योंकि मे भी उनके पास वो फैसिलिटी हो, हम वैसे ही बाहर घूमते रहें। सही हो गया सर। अब अगर आप आंसर है नो, तो आप दोबारा वापस आते हैं अपने सुपरवाइजर के पास। वो कहते हैं सर हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। वो आपसे कहते हैं ऐसा करें कि आप ना एप्लीकेशन लिखें एचओडी साहब को। अब चूंकि आपने 3-4 साल वर्क करना है, आपका बिजनेस पे है, आपको प्रिंटिंग भी चाहिए, आपने लोगों के इंटरव्यूज भी लेने हैं, डिफरेंट डाटा इकट्ठा करना है, तो आपको प्रिंटर की एक ज़रूरत है। तो अपनी रिसर्च वर्क के लिए एक प्रिंटर की एप्लीकेशन लिखें। आप एप्लीकेशन लिखते हैं एचओडी साहब को। एचओडी साहब आपसे एप्लीकेशन में 3 क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 1, आपने टूल कौन सा मंगवाना है? नंबर 2, कौन सी कंपनी? और थर्ड वो आपसे पूछते हैं कि आपने इसको कौन से ऑफिस में रखना है। ठीक है, लोकेशन या लैब या ऑफिस, ऑफिस कर लेते हैं, ठीक है। कौन से ऑफिस में रखना है, कौन से रूम में रखना है? अब इन तीनों क्वेश्चन में से ना आपसे रिलेटेड है टूल का नाम बताना। आपने बताना जी मुझे प्रिंटर रिक्वायर्ड है, कौन सी कंपनी का, ये हमने नहीं बताना, ये एचओडी साहब ने खुद ही डिसाइड करना है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसने डिफाइन करके डिवाइस परचेज करना है। फिर जब आपके पास वो डिवाइस आ जाए उसको कहाँ पे रखना है, ये भी हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये भी एचओडी साहब ने डिफाइन करना है कि इसको क्लरिकल ऑफिस में रखते हैं, इसको अपने सुपरवाइजर के ऑफिस में रख दें, इसको अपनी कस्टडी में रख लें। हमने सिर्फ टूल का नाम डिफाइन करना है, ठीक है। अब फर्ज करते हैं कि आपने एप्लीकेशन लिखी और अब आपके पास ये टूल अवेलेबल है। आपके सुपरवाइजर ने आपको टूल, एचओडी साहब ने आपको टूल प्रोवाइड कर दिया है। 3-4 दिन के बाद आपके लैब के अंदर या आपके ऑफिस में अब प्रिंटर अवेलेबल है। अब आपका आंसर है यस। अब आप क्या करेंगे? फिर से काम लूंगा सर, प्रिंट निकालूंगा। पहला स्टेप, पहला स्टेप आपने करना है उस प्रिंटर को ऑन करना है। सही हो गया सर। ऑन करने के बाद आपने उस पर वर्क करना है, यानी जो भी प्रिंटिंग करनी है, सेटिंग करनी है, सो सारा कुछ वर्क में आ जाएगा, ठीक है। उसके जी बाद फिर सर। आप अपने सुपरवाइजर को टास्क दे देंगे, ये सर मैंने टास्क कंप्लीट किया है, ये लें। ठीक है, एक टास्क आपने कंप्लीट कर लिया। अब वो आपको एक और टास्क दे देते हैं। वो कहते हैं हादिम साहब ये ना एक गिलास है, इसमें कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, इसका ना पीएच फाइंड करके हैं। मेयर पीएच। अब आप क्या करेंगे? फिर वही प्रोसेस सर, क्या कि जो प्रोसेस होगा? रिपीट करें। टूल टूल सर चाहिए होगा, कौन सा टूल? पीएच मेजरमेंट के लिए सर। कौन सा टूल यूज़ होगा? सर मुझे साइंस का तो आइडिया नहीं है। हाँ, अब देखें जब आपके सुपरवाइजर ने कहा कि इसका प्रिंट निकालें, तो फौरन आपके जहन में प्रिंटर का आ गया था ना, बगैर पूछे ही। किसी ने जी आपको इसका बिल्कुल। जवाब नहीं बताया था, फौरन
क्योंकि उसका आंसर आपको पहले से पता था, इसलिए जी आपके सर। माइंड में उसका क्वेश्चन नहीं बना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया है कि पीएच के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, कौन सा टूल यूज़ करना है। अब पहला क्वेश्चन आप अपने सुपरवाइजर से पूछेंगे, कौन सा टूल यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप पीएच मीटर यूज़ करना है, जो लेटेस्ट टूल है। वैसे तो पीएच पेपर भी होता है, उससे भी फाइंड की जा सकती है, लेकिन जो लेटेस्ट टूल है वो पीएच मीटर है। जी सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा? फिर वही अवेलेबिलिटी सर। अवेलेबिलिटी। क्या ये अवेलेबल है? जी। अब आप क्या करेंगे? सर अवेलेबल तो है, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। नहीं, पहले अवेलेबल आपको कैसे पता चला कि अवेलेबल है या नहीं? किसने आपको कंफर्म किया? सर फिर वही सुपरवाइजर साहब से पूछूंगा। हाँ, आप अपने सुपरवाइजर से पूछेंगे। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि लैब अटेंडेंट से जाके पूछें, साइंस की लैब में चले जाएं, वहाँ पे लैब अटेंडेंट से पूछें क्या ये उनके पास अवेलेबल है। अब वो आपको या तो बोलेगा यस, या आपको बोलेगा नो। ठीक है। अगर वो जी आपको सर। बोलता है यस, फिर आप क्या करेंगे? उसे पीएच मीटर लेंगे, उसको ऑन करेंगे, और जो आपके सुपरवाइजर ने आपको सैंपल दिया है, आप उस पर वर्क करेंगे, और पीएच फाइंड करके अपने सुपरवाइजर के पास चले जाएंगे। अगर आपका आंसर है नो, यानी पीएच मीटर लैब में अवेलेबल नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? वही प्रोसेस, आप एप्लीकेशन जी लिखेंगे एचओडी साहब को, क्योंकि आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि आपने जो है वो पीएच पे वर्क करना है, और आपको ये इंस्ट्रूमेंट या टूल की ज़रूरत पड़ेगी बार बार, तो ये आप अपना अरेंज करवाएं। एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन में अगेन वही तीन क्वेश्चंस होंगे, टूल कौन सा मंगवाना है, कौन सी कंपनी का मंगवाना है, और उसको रखना कहाँ पे है। ठीक है। फर्ज करते हैं कि आपके सुपरवाइजर आपको पीएच मीटर मंगवा देते हैं, अब आपका आंसर है यस। अब आप क्या करेंगे? जी सर। जी अब सर आपका वही। आंसर है यस। अब जी आप सर। इस टूल को ऑन करेंगे। ऑन जी करने के सर। बाद इस पर वर्क करेंगे। वर्क करने के बाद आप अपने सुपरवाइजर को बता देंगे। ठीक है। अभी जी ये सर। टूल्स है ना, देखें, जब आपने प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर यूज हो रहा है। आप प्रिंटर से पीएच नहीं फाइंड कर सकते, प्रिंटर से आप टेम्परेचर फाइंड नहीं कर सकते, डेफिनेटली सर। थर्मामीटर से आप प्रिंट नहीं निकाल सकते। तो हर टूल एक स्पेसिफिक काम के लिए बना हुआ है ना। जी जी सर। इसी तरह आर में भी हर टूल का काम डिफरेंट है। मसलन आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप इस डाटे पे अनोवा लगाएं। अब अनोवा के लिए डिफरेंट टूल यूज़ होगा। आपके सुपरवाइजर कहते हैं रिग्रेशन अप्लाई करें, रिग्रेशन के लिए डिफरेंट टूल यूज़ होगा। वो आपसे कहते हैं ग्राफ बनाएं, ग्राफ के लिए डिफरेंट टूल यूज़ होगा। जिस तरह हमारी डेली लाइफ में हम डिफरेंट वर्किंग के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसी तरह आर में भी सेम वही एग्जांपल हमारी डेली लाइफ की है। ठीक है। बस यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं पैकेज, और आमतौर पे हम मशीन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो आर की ज़ुबान में मशीन को कहते हैं पैकेज। क्लियर हो गया? जी सर। अब आपके सुपरवाइजर आपको एक और टास्क देते हैं। वो कहते हैं हादम साहब, ये ना कुछ डाटा है, ये आपके डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, इस डाटे को ना आर में इंपोर्ट करें। इंपोर्ट एक्सेल फाइल इनटू आर। अब आप क्या करेंगे? पहला सर क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा? कि इसको मैं ऑपरेट कैसे करूंगा, यानी फाइल से नहीं इंपोर्ट सर, करूंगा। 3 दफ़ा मैंने आपको बताया। लेकिन आपके सुपरवाइजर कहते जी हैं सर। कि आप जो है वो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। जी सर, सॉफ्टवेयर मेरे पास मेरी अवेलेबल बात तो होगा। सुने ना। जी सर। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ना इस सैंपल में आयरन की कंसंट्रेशन देखें।
तो कैसे देखेंगे? फिर यकीनी बात है सर, मुझे पता नहीं है कि कौन सा टूल इस्तेमाल होगा और टूल फिर वो कौन सा, कैसे। इसी पे मैं लाना चाह रहा हूँ ना। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि टूल कौन सा यूज होगा। जी जी सर। प्रोसीजर तो बात की बात है ना, पहले हमें टूल का नाम देखना है कि एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए टूल कौन सा यूज होगा। सही हो गया सर। तो हर दफा ये दो क्वेश्चन, हर टास्क के लिए, चाहे आप डेली लाइफ में कर रहे हैं चाहे आर में कर रहे हैं, तो ये दो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, टूल कौन सा यूज होगा। अब चूंकि हम आर में वर्क कर रहे हैं ना, तो हम टूल के बजाय वर्ड यूज करेंगे पैकेज कौन सा यूज होगा। पैकेज कौन सा यूज होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा सर? यही आर सर। नहीं। फॉर आर के एग्जाम्पल अंदर। आपको नहीं पता, आप अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं सर इसके लिए मैं टूल कौन सा यूज करूं। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि एक टूल है जिसका नाम है रीड एक्सएल, यानी एक पैकेज का नाम है। इस पैकेज को यूज करके आपने फाइल को इंपोर्ट करना है। ठीक हो गया। राइट। अब राइट सर। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में फौरन आ जाता है, क्या ये टूल आर में अवेलेबल है। क्या ये टूल या पैकेज आर में अवेलेबल है। आपके सर सुपरवाइजर ये। कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आपने यहाँ पे सर्च कर लें, देख लें, ये आर का पेज ओपन है और ढूंढें। आप यहाँ पे आते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, आपको ये कहीं पे भी रीड एक्सेल का बटन नज़र नहीं आता। अब आप क्या करेंगे? सर फिर वो उन्हीं की रहनुमाई लूंगा। हाँ, दोबारा आप अपने सुपरवाइजर को बताएंगे कि सर मैंने आर पे देखा है, मुझे कोई बटन नज़र नहीं आया। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपने जो क्लरिकल स्टाफ है या ऑफिस बॉय है या लैब अटेंडेंट है उससे पूछा है आपने, क्योंकि उनके पास स्टॉक रजिस्टर में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इस ऑफिस में कौन कौन से डिवाइस हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन से लैब के अंदर केमिकल्स हैं या मशीनरी पड़ी हुई है। एक स्टॉक रजिस्टर होता है हर डिपार्टमेंट का ना। इसी तरह फाइनेंस का भी होगा, आपका भी होगा डिपार्टमेंट का, कि आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से टूल्स पड़े हुए हैं, एसी कितने लगे हुए हैं, टेबल कितने पड़े हुए हैं, कंप्यूटर कितने पड़े हैं, वो सारा एक रिकॉर्ड होता है। जी सर। तो वो आपसे कहते हैं कि आपने उस मुतलका बंदे से पूछा है। आपने तो नहीं पूछा ना, आप कहते हैं नो। ठीक है। अब वो आपके जी सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप जाएं और लैब अटेंडेंट से पूछें क्या हमारे पास ये रीड एक्सेल वाला पैकेज अवेलेबल है। आप आ जाते हैं स्क्रीन नंबर 4 पे। तमाम पार्टिसिपेंट आए स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है पैकेज का, इस पे क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, ये लैब अटेंडेंट का या ऑफिस बॉय का रजिस्टर ओपन हो जाएगा। आजकल पहले रजिस्टर होते थे, आजकल कंप्यूटराइज्ड डाटा है तो कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी, या आप रजिस्टर कह सकते हैं। अब इस रजिस्टर के अंदर जितने भी पैकेजेस या जितने भी टूल्स आर के पास पड़े हुए हैं, जितनी भी मशीनरी आर के पास पड़ी हुई है, ये उसकी लिस्ट बनी हुई है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं, बहुत लंबी लिस्ट है जो ऑलरेडी आर के अंदर मौजूद है। सिस्टम लाइब्रेरी के नाम से। इसका मतलब है कि अब हमारे पास रजिस्टर तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं ना। हमें कौन सा रिक्वायर्ड है? रीड एक्सेल। तो इस रजिस्टर में हमने रीड एक्सेल को ढूंढना है। ये हमारे पास लैब अटेंडेंट बैठा हुआ है, ये सर्च बार बनी हुई है। ठीक है, ये सर्च पे देखें ना, राइट। ये कॉर्नर पे सर्च बार नजर आ गई है। इस जी सर्च सर। बार में आपने टाइप करना है रीड एक्सएल। ये आपको फाइंड करके दे देगा। ये मेरे पास, मुझे इसने फाइंड करके दे दिया रीड एक्सेल। रीड एक्सेल फाइल यानी एक्सेल की फाइल को रीड करने के लिए उसके बाद इसका जो वर्जन है 1.4.5 है। ये सारी डिटेल शो हो गई है। अगर तो ये आपके पास शो हो रहा है तो आप चैट में यस टाइप कर दें, और अगर नहीं शो हो रहा तो आप नो टाइप कर दें। मेरे पास ये शो हो रहा है तो मैंने यस टाइप कर दिया।
अब आपका आंसर है नो। यानी मैंने आपको यहाँ पे बताया दो पॉसिबल आपके आंसर होंगे, या तो होगा यस या होगा आपका आंसर नो। अब हमारा आंसर है नो। जी हातिम साहब, अगर आपका आंसर नो हो तो फिर आप क्या करेंगे? फिर सुपरवाइजर साहब से जाके कहूँगा जी मेरे पास ये टूल अवेलेबल नहीं है। और वो क्या बोलेंगे आपको? उन्होंने कहा जी जाके रजिस्टर में देखें, नहीं, वहां वो से तो हो पता गया किया। ना। जी वहाँ पे सर। तो अवेलेबल नहीं है। अब जी आपको सर। कन्फर्म हो गया कि हमारे ऑफिस में, हमारे लैब में ये टूल अवेलेबल नहीं है। एचओडी अब साहब को फिर एचओडी एप्लीकेशन। साहब को एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमें अरेंज करके दें। जी सर। अब हमने एप्लीकेशन लिखनी है एचओडी साहब को कि हमें रीड एक्सेल प्रोवाइड करें। अच्छा, यहाँ पे ना स्क्रीन नंबर 4 पे एक बटन नज़र आ रहा है आपको इंस्टॉल का। फर्ज करते हैं कि ये एचओडी साहब का ऑफिस है, ठीक है। इस पे जी क्लिक सर। करेंगे। आप एचओडी साहब के ऑफिस में एंटर हो गए हैं। यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, ये वाला। तमाम पार्टिसिपेंट इस पे क्लिक करें इंस्टॉल के बटन पे, और देखें आपके पास एक फॉर्म ओपन हुआ है। मेरे पास तो ये शो हो रहा पैकेज रिपोजिटरी। है। अब ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहे थे, इंस्टॉल फ्रॉम मीन यानी कौन सी कंपनी से आपने इसको मंगवाना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पैकेज रेपोजिटरी यानी आर क्रैन लिखा हुआ है, ये वही वेबसाइट है जिस वेबसाइट से हमने आर को इंस्टॉल किया था। वही कंपनी है जहाँ से हमने आर को इंस्टॉल किया था, यहाँ पे उसने कंपनी का नाम लिख दिया। फिर पूछ रहा है पैकेज कौन सा यानी टूल कौन सा मंगवाना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीड एक्सेल। आप भी मुझे फॉलो करें और ये टाइप करें सेम, रीड एक्सेल। ये आपको सुजेशन देगा। टाइप करने के बाद आपने सुजेशन में से सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट कर लिया। थर्ड वो पूछ रहा है कि अगर आपको ये टूल प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप इसको कौन से रूम में रखेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि 2 क्वेश्चन आपने एचओडी साहब पे छोड़ देने हैं। वो जिस मर्जी कंपनी से मंगवाएं और जिस मर्जी रूम में रखें, हमें टूल रिक्वायर्ड है, टूल होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद एक और बटन है इंस्टॉल डिपेंडेंसी। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी चूंकि टाइम कम है तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है। अब इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में एक रेड डॉट शो होगा यहाँ पे ना। ये ब्रश बटन के साथ रेड डॉट शो होगा और कुछ लाइंस अपीयर होंगी। आपने जब तक रेड डॉट शो हो रहा है ना, आपने कोई लाइन रीड नहीं करनी स्क्रीन नंबर 2 से। वो आपके लिए नहीं होगी, वो आर के लिए है, ठीक है। आपने ये बॉटम पे ना इस लाइन को ढूंढना है, पैकेज। ये जो लास्ट लाइन है, डाउनलोड बाइनरी पैकेज आर इन, इसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई होगी, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड। या अनपैक होगा या फेल्ड होगा, ठीक है। इसी लाइन पे आपने फाइंड करना है। ये ऊपर वाली लाइन जो है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये आर के लिए है, ठीक है। आपने उनको रीड नहीं करना। ये लाइन आपके लिए, पैकेज का वर्ड जहाँ पे होगा पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड या फेल्ड का मैसेज होगा। इसको रन करें। जैसे ही रेड डॉट डिसअपियर होगा, आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में रीड एक्सेल का पैकेज भी शो हो जाएगा। यहाँ तक सब डन कर लें। क्या आपके पास ये डन हो चुके हैं, पैकेज शो हो रहा है? वार्निंग आ रहा है सर। वार्निंग को सर छोड़ दें, मैंने आपसे कहा सिर्फ आपने लास्ट लाइन रीड करनी है। जब रेड डॉट डिसअपियर हो जाए ना, तो ये वाली लाइन आपने रीड करनी है। रेड डॉट डिसअपियर हो गया। जी सर। अ, इंस्टॉल पैकेज। आप एंड पैकेजेस। एंड वाली लाइन पे आए ना सर, फर्स्ट लाइन को आप रीड कर रहे हैं ना। आपने समय लास्ट पे स्क्रीन आना सर। है। स्क्रीन शेयर करें आप। जी सर, आपने ना स्क्रीन नंबर 2 को बिल्कुल छोटा किया हुआ है। इसको ऊपर जी लेके जाए ना, सर। सेंटर में होना चाहिए ये। 4 स्क्रीन का साइज एक जैसा होना चाहिए। ऐसे सर। जी। हाँ, अब इसकी लास्ट लाइन रीड करें, किधर है, स्क्रॉल डाउन करें। एरर। वो कह रहा है कि कैन नॉट ओपन द कनेक्शन। ठीक है, नीचे आए दोबारा, एंड पे आए। हाँ, उसने ना आए कुछ भी। पैकेज आपके इंस्टॉल कर दिए हैं, ठीक है। ये ऊपर देखें ना, पैकेज आर मैच
लेकिन फिर इसने दोबारा आपको फेल दे दिया है। ये कह रहा है कैन नॉट ओपन द कनेक्शन, यहाँ पे इंटरनेट का इशू है आपका। तो इसने उसको स्टॉप कर दिया। अब दोबारा आपने आना है इंस्टॉल के बटन पे। ठीक हो गया सर। दोबारा यहाँ पे लिखे रीड एक्सेल, सेलेक्ट करें इसको, इंस्टॉल करें। अब ना आपके पास इसकी फिर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होगी, क्योंकि आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उसकी डिपेंडेंसीज आपके पास इंस्टॉल हो गई हैं। जैसे ये रेड डॉट डिसअपीयर हो, आपने लास्ट लाइन रीड करनी है। या आप ब्रश बटन से प्रीवियस को क्लीन भी कर सकते हैं। ये ब्रश बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस जो कन्वर्सेशन है वो डिलीट हो जाएगी। ये वाली सर। जी। अब वेट करें आप। और इसका साइज आगे पीछे ना किया गया है। ये फोर स्क्रीन का साइज इक्वल होना चाहिए, ताकि तमाम स्क्रीन का व्यू शो हो। यहाँ पे ठीक है। अब आपने वेट करना है। जी सर। अभी भी उसने कुछ पैकेजेस आपको इंस्टॉल करके दे दिए हैं, ठीक है। ये सारी ना डिपेंडेंसी हैं, जो मैंने आपसे कहा था ना कि ये वाला वर्ड जो है मैं आपको बाद में गाइड करता हूँ डिपेंडेंसी क्या होती है। अब जी दोबारा आपने सर। फिर इंस्टॉल करना है। आप कौन से एरिया में? हाजिम साहब, आप किस एरिया में हैं अभी? मैं सर ये राजनपुर, जामपुर, डीजी ठीक। खान डिवीजन है जो। इंटरनेट की स्पीड बेहतर है आपके एरिया में? सर गुजारा है देहात में, असल में मोबाइल से ही कनेक्ट किया हुआ है। ओके, मैं भी इस वजह से ना ये इशू कर रहा है। तो इसकी ना डिपेंडेंसीज हैं कुछ। डिपेंडेंसी मीन के आप कह सकते हैं कि इसकी ना एक्सेसरीज, जिस तरह जी सर। आप प्रिंटर आप परचेज करते हैं, प्रिंटर एक टूल है। जी सर। तो उसकी एक्सेसरीज भी होती हैं। एक्सेसरी मीन उसकी पावर केबल, उसकी केबल। वो जी जी कनेक्शन सर। केबल, ठीक है। फिर उसके अंदर जो टूनर वगैरह होता है वो सारी उसकी एक्सेसरीज हैं। अब ये भी आपको एक्सेसरीज जी सर। डाउनलोड करके दे रहा है, इसकी काफ़ी सारी एक्सेसरीज हैं। इस वजह से ये टाइम लगा रहा है आपके पास। जी सर, अभी ये बटन तो देखिए उसका कुछ, गायब हो गया रेड। ये एंड पे आए, एंड पे आए ना, एंड बाय लाइन रीड करें। पैकेज सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5, यही सर। नहीं, ये सारे नहीं है ना, ये तो ये डिपेंडेंसी है और लैंग। यानी ये इसने इसकी पावर केबल इंस्टॉल की है, इसकी वो डाटा केबल इंस्टॉल की है, टूनर इंस्टॉल की है, उसके ऊपर कवर लगा दिया, ठीक है। ये उसकी ये उसकी एक्सेसरीज हैं सारी। आपने दोबारा इसको चेक करें। इंस्टॉल पे सर। जी। यहाँ पे सर्च करें पहले, सर्च बार में। आपकी एक्चुअली स्क्रीन फुल नहीं शो हो रही ना एंड से, यहाँ तो आपने इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज की हुई है। इसको कैंसिल करें अभी। ये सर्च बार में सर्च करें रीड एक्सेल। स्क्रीन नंबर 4 में ये सर्च बार शो हो रही है आपको। जी सर। रीड एक्सेल सर्च करें। ये शो हो गया आपके पास, ठीक है। जी सर। इंस्टॉल हो चुका हुआ है आपके पास। थैंक यू सर। ओके। ये ब्रश बटन से क्लीन कर लें और इसकी ना रेजोल्यूशन सेट कर लें। आई थिंक आपके पीसी की रेजोल्यूशन या तो ज़्यादा है, अदरवाइज ये मार्जिन से बाहर नहीं जाता आर स्टूडियो। आपका आर स्टूडियो मार्जिन से बहुत नीचे गया हुआ सर मुझे तो ट्रेनिंग में किसी से करवा लेता हूँ सर, कल है। आपका ओके। टाइम वेस्ट हो रहा है, कैरी ऑन सर प्लीज़। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ओके। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। ये देखें सर, हाजम साहब, मेरे पास ना जो स्क्रीन शो हो रही है ना, मेरी जी पास सर। स्क्रीन शो हो रही है आपको। ये देखें ना, एंड तक हर चीज़ नज़र आ रही है, स्क्रीन नंबर। जी सर। ये जी देखें, सर। ठीक है। तो इसमें आपने ना आई थिंक उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज की हुई है, तो वो एंड से आपको नज़र नहीं आ रहा। जी सर, उसे लास्ट स्क्रॉल डाउन लाइंस, करना हाँ वो आप पड़ेगा। चेक जी कर सर। लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी जो फ्राइडे को होगी, उसमें हम फाइल को इंपोर्ट करना सीखेंगे और बेसिक स्क्रिप्ट राइटिंग सीखेंगे। जी सर, जुनेद साहब माइक ओपन करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हमने जो वर्किंग डायरेक्टरी में जो एक फोल्डर बनाया है, अभी फॉर एग्जांपल मैं एक दोस्त का एनालिसिस करता हूँ आर पे, और वो मुझे कहता है कि मुझे एक ही फोल्डर में टेबल भी भेज दो, ग्राफ भी भेज दो, और प्लाट वगैरह और कोड वगैरह भी सारे। जी। तो क्या ये सारी चीजें जो हमने जो एक ये फोल्डर बनाया है उसमें ये सेव होंगी, या हाँ। इनको हमें एक अलग हाँ से ये ठीक चीजें है, मुझे सेव समझ आ गई करके आपकी बात ना। अच्छा, अब जब हम जी इस जी कोड को सेव करेंगे ना इसको, तो जी ये सर। ऑटोमेटिकली फर्स्ट लोकेशन हमें हमारी वर्किंग डायरेक्टरी देगा। अगर हमें वर्किंग डायरेक्टरी नहीं दे रहा, तो आप उसको लोकेशन बता दें वर्किंग डायरेक्टरी। मसलन ये वाली फाइल मैं सेव करना चाह रहा हूँ, ये सेव का बटन है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक जी करता सर। हूँ। ये देखें, इसने मेरी वर्किंग डायरेक्टरी वाला फोल्डर ओपन कर दिया। ये देखें, डेस्कटॉप बैच 107 शो हो रहा है। जी सर। मैं इसको सेव करूंगा, ये उस फोल्डर में चला जाएगा। मुझे इसका नाम रखना है, मैं से कहता हूँ कि Day 1, और सेव कर देता हूँ। अब ये वाला जो है ना फाइल, ये चलेगी ये वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में। ये देखें, ये मेरे पास बैच 107। अब इसमें देखें दो फाइल शो हो रही हैं, एक तो आर प्रोजेक्ट की फाइल शो हो रही है, और एक Day 1 वाली। इसी तरह जो चीज़ आप सेव करेंगे ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होगी वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में, ठीक है। तो अगर आप वर्किंग डायरेक्टरी के अलावा कहीं पे सेव करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने कोई और लोकेशन चूज करनी है। सही से। और सर इसमें ये सब चीजें ही ये सेव हो जाएंगी, जैसे अभी हमने इधर ये सेव किया और इसको वर्किंग डायरेक्टरी में हमने इसको लोकेशन दी है, तो इसमें ये कोडिंग फाइल जैसे सेव होगी, या इसमें ओवरऑल नहीं, सारा जो डेटा हमने परफॉर्म किया? ये अभी हमारे पास स्क्रीन नंबर 1 सेव हुई है, ठीक है। सही से। जी बाकी जो डाटा है ना, वो हमारे प्रोजेक्ट में सेव होगा। ये देखिए ना, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ ना, तो जी ये मुझसे सर। पूछेगा कि इसको सेव करना चाह रहा हूँ। ये भी मैंने इसको सेव कर लिया था, इसलिए नहीं पूछा इसने। मैं दोबारा ओपन करता हूँ इसको। तो जहाँ पे आप इसको सेव करेंगे ना, ये वहीं से ओपन होगा। सही सर। और इसमें भी हम जैसे बैच 107 है तो उसको प्रेफर कर सकते हैं, तो ये वहीं पे जाके ये सेव वहीं हो पे जाएगा जाएगा। जाएगा उसके बाद जब आप इसको इस पे ग्राफ बनाएंगे और उसको सेव जी सर। करेंगे यहाँ से ना कमांड देके, तो वो ऑटोमेटिकली उस वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में चले जाएंगे। और अगर आप सही कहीं सर। पे और सेव करना चाह रहे हैं, फिर आपको लोकेशन बताना पड़ेगी। सही सर। इसी तरह जब आपके और टेबल बनेंगे, रिजल्ट्स बनेंगे, वो सारे वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में ऑटोमेटिकली जाते जाएंगे। सही होगी सर। और सर अगर हम इसको जैसे फाइल को चेंज करना चाहें, CSV फाइल या RAR में, या उसमें इसका टाइप चेंज करना चाहें, तो जी, वो भी इधर ही सब से? सब पॉसिबल है। सही लेकिन हर सर। एक के लिए देखें ना डिफरेंट टूल। जिस तरह आप डेली सही लाइफ में सर। ना, मसलन आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप प्रिंट निकालें इसका, तो आपको प्रिंटर रिक्वायर्ड होगा। वो कहते हैं प्रिंटर सही रहने होगी। दें, इसको स्कैन कर लें, फिर आपको स्कैनर रिक्वायर्ड होगा। वो कहते हैं स्कैनर भी रहने दें, इसकी पिक्चर बना के अपने पास रख लें, आपको मोबाइल सही फ़ोन सर। रिक्वायर्ड होगा। यानी टास्क के साथ साथ टूल भी चेंज हो रहे हैं ना। जी बिल्कुल सर। ठीक है, अगर CSV के लिए तो CSV के लिए अलग टूल यूज़ होगा, SPSS सही के लिए सर। उसके लिए अलग टूल होगा। कोई भी फाइल फॉर्मेट आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इवन PDF, वर्ड फाइल, कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए अलग टूल है। सही सर। कोई और क्वेश्चन? काइंडली सर, काइंडली सर, ये फिर आगे वाले लेक्चर में थोड़ा ये भी सर कवर कर सारे दीजिएगा। इंशाल्लाह सर कवर करेंगे, ये फुल कोर्स है। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि इस, बल्कि मैंने नोट लिखा हुआ था कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप डाटा साइंस से रिलेटेड हर टास्क कंप्लीट करने के काबिल होंगे, स्वाय जीनोमिक्स के और मशीन लर्निंग के। थैंक यू बाकी सो मच हर सर, तरह की थैंक यू। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, किसी तरह का डाटा है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे सेव करना है, हाई क्वालिटी में कैसे लेके आना है, ग्राफ कौन कौन से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, हर चीज़ आप इंशाल्लाह करने के काबिल होंगे। इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।